नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात करेंगे रियल्टी सेक्टर से जुड़ी कई खबरों की। हम बात करेंगे भारत में बढ़ते रिटेल सेक्टर में डिमांड और संभावनाओं की। हम बात करेंगे उभरते हुए आईएससीज यानी इंडोर अम्यूजमेंट सेंटर्स की। हम बात करेंगे देश में बिना बिके घर यानी अनसोल्ड स्टॉक के मौजूदा स्थिति की। और अंत में हमारे साथ होंगे सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, जिनसे जानेंगे कंपनी की मौजूदा स्थिति और अपकमिंग प्लान्स के बारे में। तो सबसे पहले बात भारत में रिटेल सेक्टर की। ग्रेड ए रिटेल सेक्टर में जबरदस्त डिमांड है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 4 से 5 साल में 5.5 करोड़ वर्ग फीट स्पेस रिटेल स्पेस की मांग बन रही है। रिपोर्ट की बारीकियों पर कुशमैन एंड वेकफील्ड के एमडी कैपिटल मार्केट सौरभ शद्दल से मैंने बात की और रिटेल की ग्रोथ स्टोरी को समझने की कोशिश की। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। आपकी रिपोर्ट हमने देखा, करीब 55 मिलियन स्क्वायर फीट की मिनिमम डिमांड आप बता रहे हैं पैन इंडिया। मिनिमम डिमांड से क्या आशय है और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही, किस तरह से रिटेल शिफ्ट होता दिख रहा है, रिटेल चेंज होता दिख रहा है, एक बार एक्सप्लेन करिए। जैसे हमने रिपोर्ट में बताया कि 55 मिलियन का जो डेटा है वो इस तरह है कि इंडिया की इकॉनमी जो आज 3.8 ट्रिलियन डॉलर की है, जो 2027 तक सारे ड्राइवर यही बता रहे हैं कि ये 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएगी, दुनिया के हम तीसरे सबसे बड़ी इकॉनमी हो जाएंगे। तो जो आज पर कैपिटा 2600-2700 यूएसडी है पर कैपिटा, वो 4000 और 4000 के ऊपर चली जाएगी। कि आज इंडोनेशिया में जो कि आज 4500 यूएस डॉलर इकॉनमी है पर पर्सन, मिडिल इकॉनमी, वहाँ पे जो पर कंज्यूमर स्क्वायर फुट है मॉल का वो 1 है, 1 स्क्वायर फुट। सिर्फ इंडोनेशिया के डेटा को के पास पहुँचने के लिए बाय 27 हमको 55 मिलियन मॉल की ज़रूरत है, स्पेस की। हमने सिर्फ उसको आपस में जोड़ा है और हमें तो ये लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि जो आज 60 मिलियन स्क्वायर फुट मॉल हैं जो ग्रेड हैं, ये सारे ग्रेड ए मॉल हैं जो सिंगल ओनरशिप हैं और अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। तो उनमें से 8-10% स्पेसेस ऐसे होंगे जो रिडंडेंट हो जाएंगे। तो एक्चुअली जो 60 मिलियन स्क्वायर फुट अभी हैं उसमें 5-6-7 मिलियन जो होंगे वो अब उस चीज़ को सर्विस नहीं कर पाएंगे जिसकी हमारी ज़रूरत है। तो एक्चुअली जो 55 मिलियन है ये 60 मिलियन के ऊपर चाहिए। और आप एक समझें कि हमने लास्ट 70-72 साल 75 साल हो गए हैं, हमने इस इतने सालों में अभी 60 मिलियन बनाया है। तो आप इमेजिन करिए जो हमने अभी बनाया है उतना हमको अगले 4-5 साल में बनाना है। ये बड़ी अहम बात आपने कही कि आज़ादी के बाद से 70-75 साल में हमने 60 मिलियन स्क्वायर फीट बनाया है और अभी मौजूदा वक्त में उतनी ही और डिमांड है अगले 5 साल में, 4 से 5 कम से कम। जी, रिटेल की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कंज्यूमर बिहेवियर पर, क्योंकि हम बहुत सारे मॉल देखते हैं, खुलते हैं, कुछ समय बाद वो आउटडेटेड हो जाते हैं और नए मॉल उनकी जगह ले लेते हैं। अगर हम नोएडा में देखें तो बहुत बड़ा उदाहरण है आपके मॉल का, सेक्टर 18 में। जी जी। तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है किस तरह से बदलता हुआ दिख रहा है, मॉल्स किस तरह से सोच रहे हैं, बिकॉज ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म होराइजन है जी। किस तरह से ये पूरा शिफ्ट होता, चेंज होता हुआ दिख रहा है कंज्यूमर बिहेवियर और रिटेल का उनके साथ कोलैबोरेशन। तो आज जितने भी अच्छे मॉल हैं वो इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि वो सिंगल ओनरशिप में है। तो जिन्होंने वो मॉल बनाया है वो मॉल सिर्फ ब्रिक एंड मोटर और रियल एस्टेट के हिसाब से नहीं बनाया है, उन्होंने ये बनाया है कि उनकी सोच ये रहती है कि जो हर एक इंसान उस मॉल में आ रहा है उसको हम एक वाव कैसे क्रिएट करें। दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे हमने बोला कि एक मॉल को अगले 20-25 साल रेलेवेंट रहना है और रेलेवेंस का तरीका सिर्फ यही है कि जो ओनर हैं उनको आज जो एक कंज्यूमर है उसकी आज क्या ज़रूरत है और एक स्टडी के थ्रू अगले 20-25 साल में क्या ये ज़रूरतें बदलने वाली हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं और गवर्नमेंट उसमें किस तरह से सपोर्ट कर सकती है? मॉल में क्या होता है कि हमको थोड़ी बड़ी ज़मीन लगती है और बड़ी ज़मीन शहर के बाहर होती है, बट मॉल शहर के बाहर नहीं हो सकता है। और आज जो गवर्नमेंट, हम हर एक शहरों में गवर्नमेंट ने जो आज एक नए FSI नॉर्म्स लाए हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट
इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रही है, जहां गवर्नमेंट को और मेहनत शहर के अंदर करना पड़ेगा, सिर्फ दो शहरों को जोड़ने के लिए नहीं, शहर के बीच में दो जगहों को कैसे जोड़ना है और लोग आसानी से कैसे आए जाएं, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और दूसरा, जो ओनर्स हैं वो, बिकॉज उनको बड़ा लैंड खरीदना है शहर के बीच, उनको 3-4 प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे उसी लैंड पे बिजनेस वायबिलिटी के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मॉल बना रहे हैं, वहाँ उनको उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से या तो वो कुछ ऑफिस स्पेस लाएंगे, क्योंकि ऑफिस भी बहुत अच्छा कर रहा है, होटल्स ला सकते हैं, होटल्स और बहुत अच्छा कर रहा है, मिक्स यूज़ जो हम बताते हैं। आज जो हमको आगे का फ्यूचर दिख रहा है फॉर ये सारे मॉल का, वो मिक्स यूज़ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड की जो प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी, जो पैसे की ज़रूरत होती है हमें, और अंडरस्टैंडिंग शिफ्टिंग कंज्यूमर नीड, ये 4 चीज़ें आर द बिगेस्ट चैलेंज, चाहे वो बड़े शहर हो या टियर 2 टियर 3 सिटीज। इसी में एक अंतिम सवाल मेरा और ये होगा कि किन शहरों में आप बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं रिटेल की? टॉप सिटीज़ तो हैं ही, टॉप सिटीज़ के अलावा अगर हम टियर 2 सिटीज़ की बात करें तो कहाँ अपॉर्चुनिटी बनती ज़्यादा दिख रही है रिटेल में? हमको जो ये दिख रहा है, जो टॉप 6, 7, 8 सिटीज़ हैं वो तो है ही, वहाँ डिमांड बहुत ही बढ़ा हुआ है। जो बाकी शहरें हमको दिख रही हैं, वो हर एक स्टेट का कैपिटल दिख रहा है नेचुरली, चाहे वो अहमदाबाद हो, सूरत हो, जयपुर हो, चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, भुवनेश्वर हो, कलकत्ता है, गुवाहाटी है, नागपुर है, फिर आप नीचे आए तो कोयम्बटूर है, कोची है, हैदराबाद तो है ही, फिर आपको जो आंध्रा में बढ़ेगा विशाखापट्टनम है, इधर गोवा में हमको काफ़ी दिख रहा है। रिटेल सेक्टर में ही एक हिस्सा आता है आईएसीज का। आईएसीज यानी इंडोर एम्यूजमेंट सेंटर्स, और आसान भाषा में कहें तो मॉल में जो आप फन जोन देखते हैं उन्हें ही आईएसीज कहा जाता है। भारत में आईएसीज में ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। फिलहाल देश में आईएसीज का 66 लाख वर्ग फीट से अधिक का स्टॉक है। आने वाले कुछ सालों में इसके 1 करोड़ 10 लाख वर्ग फीट तक जाने का अनुमान है। इस पर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म जेएलएल ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट पर मैंने बात की जेएलएल के रिटेल सर्विस के हेड शरद नागपाल से। आपको भी सुनाते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या बारीकियां है। ये किस तरह का मार्केट है गेमिंग जोन का? हम जिस तरह से इंडिया में देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, चैलेंजेस भी बहुत सारे होंगे। तो सबसे पहले तो साइज़ क्या है भारत में गेमिंग जोन का या अम्यूज़मेंट सेंटर्स का, वो एक बार बताएं। शुक्रिया दीपक। तो जैसे कि आपने बोला, तो हमने रिपोर्ट भी निकाली है एंटरटेनमेंट सेंटर्स के ऊपर आज मैपिक पे। तो जो हमारी रिसर्च है जेएलएल की, उससे हमने ये पता लगाया है कि इंडिया में अक्रॉस, मैं सिर्फ टॉप 7 मेट्रोस की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया। तो और इसमें टियर 2, टियर 3, टियर 4 शहर भी आते हैं। अगर आप सबको इकट्ठा करके देखें तो 6.6 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑपरेशनल स्टॉक है। स्टॉक से हमारा मतलब है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो ऑपरेशनल है। मोस्टली मेजरली इंडियन इंडोर अम्यूजमेंट सेंटर है, आईएसी जिसको बोलते हैं। कुछ प्रतिशत इसके अंदर ऐसा भी है जो तो आउटडोर ओरिएंटेड है, बट उसका भी काफ़ी अच्छा कंपोनेंट इंडोर है, क्योंकि आउटडोर भी तभी चलता है जब आउटडोर और इंडोर का कॉम्बिनेशन रहता है। कोविड के टाइम और कोविड से थोड़ा सा पहले ये कैटेगरी ने काफ़ी मैच्योर होना शुरू कर दिया था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सो पहले ये जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है इस कैटेगरी का, वो कहीं लगभग 2 से 3% के आसपास रहता था। लास्ट 5 सालों में हमने देखा है ये ग्रो होके अब 6 से 7% के बीच वेरी करता है, मोस्टली फॉर गुड क्वालिटी ग्रेड ए सेंटर्स, राइट। अब जैसे जैसे अब हमारी ये भी अभी हमने रिसर्च करा है कि पहले मॉल का एवरेज मॉल का साइज़ होता था लगभग 2.5 लाख फुट, वो अब ग्रो होके 3.5 लाख फुट हो गया है। और हम देख रहे हैं जैसे जैसे मॉल के साइज़ भी बढ़ रहे हैं, चाहे वो शहर के अंदर हो या शहर से थोड़ा सा बाहर हो, ताकि वो अपने आप में डेस्टिनेशन बने। तो एंटरटेनमेंट एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकियों से। और इसमें क्या है, ये बहुत एक्सपीरियंशियल नेचर में है। तो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन डिबेट में अगर हम जाते हैं तो एक्सपीरियंशियल रिटेल का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है टू ड्रॉ पीपल टू द सेंटर्स एंड देन दे कम इन लार्जर ग्रुप्स। तो ये सब हमने इस रिपोर्ट में कंट्रीब्यूट करा है और रिसर्च के थ्रू, और हमको लगता है ये कैटेगरी काफ़ी बढ़नी चाहिए आगे जाके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
रिटेल की तो बात हो गई, अब आपको लेकर चलते हैं देश के हाउसिंग मार्केट में मौजूद अनसोल्ड स्टॉक की ओर। अनसोल्ड स्टॉक यानी बिना बिके घर। देश भर में रियल एस्टेट का स्वर्णिम दौर चल रहा है। घरों की बिक्री और नए लॉन्च में शानदार ग्रोथ दिख रही है, लेकिन इसी के साथ ये भी गौर करने वाली बात है कि देश भर में अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी बिना बिके घरों की स्थिति क्या है। प्रॉप टाइगर के डेटा अनुसार बिना बिके घरों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ओवरऑल स्थिति क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं विकास वधावन, सीएफओ मकान, हाउसिंग और proptiger.com के। तो विकास जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि टॉप शहरों में अनसोल्ड इन्वेंट्री का जो डेटा आपने दिया है उसमें 2024 की दूसरी तिमाही में 9,26,000 यूनिट्स हैं, अनसोल्ड स्टॉक है। बीते साल से अगर हम कंपेयर करें तो महज 2% की गिरावट है। बाकी शहरों की स्थिति क्या है? दीपक जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। आपने काफ़ी अच्छा टॉपिक उठाया आज की चर्चा के लिए। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात करें, अगर आप टॉप 8 और 9 सिटीज़ की अगर बात करते हैं तो उसमें 2% की गिरावट देखी गई है पिछले साल से कंपेयर करें अगर 2024 को। लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ पे नज़र रखें, अहमदाबाद की जैसे अगर बात करें तो वहाँ पर 15% की गिरावट आई है। पिछले साल Q2 के एंड में वहाँ पर 83,000 के करीब अनसोल्ड इन्वेंट्री था, जो कम होकर 70,000 के करीब आ गया है। इसी तरह का नंबर अगर हम दिल्ली NCR की बात करें, जो 1 लाख के करीब हुआ करता था, वो कम होकर 91,000 अनसोल्ड इन्वेंट्री की यूनिट्स आ गई हैं। सिटीज़ लाइक नोएडा और मुंबई और पुणे, यहाँ पर देखा गया है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री जो पिछले साल थी वही नंबर इस साल भी मेंटेन किए हुए है। लेकिन ये यह दर्शाता है कि इसमें काफ़ी सारा एक पोर्शन ऐसा है जो शायद स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, या वो लिटिगेशन के चलते कहीं फंसा हुआ है जिसके खरीदार मार्केट में है नहीं। लेकिन ओवरऑल मार्केट में काफ़ी अच्छी हलचल है। विकास जी, क्या मेथोडोलॉजी होती है डेटा कलेक्शन की, और ये जो इन्वेंट्री कम हुई है वो नॉन मूविंग है या फिर मूविंग इन्वेंट्री? आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करूं, हमारा डेटा कलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। पहला तो हमारा काफ़ी बड़ा डेटाबेस है जो हमारे housing.com के प्लेटफॉर्म पे आता है, जहाँ पे सारे हमारे डेवलपर पार्टनर्स जो हैं वो हमें बताते हैं क्या लॉन्च आ रहा है, उसमें कितने यूनिट्स आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे सर्च करते हैं प्रॉपर्टीज़ का, जिसके बेसिस पे हम अनुमान लगाते हैं कितना इन्वेंट्री बिक रहा है ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस और कितना बचा हुआ है। उसके ऊपर जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंपनी जो प्रॉप टाइगर है वो करीब करीब 3.5 से 4,000 करोड़ का इन्वेंट्री हर साल बेचती है। तो हम काफ़ी सारे बड़े डेवलपर के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं टॉप 8 सिटीज़ में। तो वहाँ से हमें प्राइमरी डेटा मिलता है। जिन डेवलपर्स के साथ हम काम करते हैं हमें पता होता है उन्होंने कितने यूनिट लॉन्च किए, कितने यूनिट बिके, हमने उसमें से कितना इन्वेंट्री बेचा। तो इसमें मल्टीपल इनपुट्स को हम कोलैबोरेट करके ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होता है। आपने दूसरा क्वेश्चन जो पूछा कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री में नॉन मूविंग का क्या कंट्रीब्यूशन है और वो बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, तो मैं एक डेटा पॉइंट आपके लिए आपके दर्शकों के लिए रखना चाहूँगा कि अगर हम 2019 के डेटा पे नज़र डालें तो 8.5 लाख यूनिट अनसोल्ड थे इन टॉप 8 सिटीज़ में। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 9,26,000 यूनिट अनसोल्ड हैं, विच मीन्स सिर्फ 9% से उसका इजाफा हुआ है। पिछले 4 से 5 सालों में जो इन्वेंट्री लॉन्च हुआ है उतना ही इन्वेंट्री बिका है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए, क्योंकि जितने नए लॉन्चेस हो रहे हैं उतना ही बिक रहा है। लेकिन ये एक चीज़ ये भी दर्शाता है कि बहुत बड़ा एक इन्वेंट्री ऐसा पड़ा हुआ है मार्केट में जिसके कोई खरीदार नहीं है। विकास जी, इन्वेंट्री ओवरहैंग की क्या स्थिति है? आपके डेटा के अनुसार पैन इंडिया इन्वेंट्री ओवरहैंग Q2 24 में 34 से घटकर 22 हो गया है। क्या कारण रहे इसके? और दूसरा मैं समझना चाहूंगा कि इन्वेंट्री ओवरहैंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आसान भाषा में समझाइए। बहुत सरल शब्दों में समझाएं अगर, तो सपोज कीजिए अगर आपका 100 यूनिट किसी भी शहर में है जो बेचने के लिए है, लेट्स से हम गुड़गांव की बात करते हैं, अगर 100 यूनिट है जो इन्वेंट्री में रखा हुआ है और हर महीने हम 10 यूनिट बेच रहे हैं, तो हम बोलेंगे इन्वेंट्री ओवरहैंग 10 महीने का है। क्योंकि 100 यूनिट को बेचने में 10 यूनिट पर मंथ के हिसाब से हमें 10 महीने लगेंगे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इन्वेंट्री ओवरहैंग। विकास जी, मौजूदा सेल और नए लॉन्च को देखते हुए इन फ्यूचर अनसोल्ड स्टॉक की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा टाइम है
एंड यूजर्स के लिए मार्केट में आने का। और डिमांड का कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं दिख रहा है जो ऐसा दर्शाए कि मार्केट में अगले 4 से 6 क्वार्टर में कोई भी ऐसा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है। इवन अगर हम डेवलपर पार्टनर्स की भी बात करें, जिन भी डेवलपर से हम बात कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल है, उनके काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं अगले 3 से 4 क्वार्टर में नए लॉन्चेस के। तो उन सब फैक्टर्स को नज़र रखते हुए मुझे लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए और एंड यूज़र के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव सिनेरियो आप देख पा रहे हैं मौजूदा समय में, और फ्यूचर ट्रेंड भी सकारात्मक है। अनसोल्ड स्टॉक में जिस बुनियादी गणित को हम समझ पा रहे हैं वो ये कि जो नया स्टॉक आ रहा है करीब करीब पूरा सेल भी हो रहा है, यानी बड़े स्तर पर जो अनसोल्ड स्टॉक बना हुआ है उसके साथ वाजिब कारण है, या तो ये यूनिट्स कानूनी समस्याओं से जूझ रहे हैं या फिर बिल्डर या प्रोजेक्ट के साथ कुछ दिक्कतें हैं। ओवरऑल आज से 4 साल पहले जिस तरह से क्लीन अनसोल्ड स्टॉक बना था, अब उसमें कमी आई है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे विकास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिना बिके घरों पर बात करने के लिए। यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बात होगी सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। नेशनल कैपिटल रीजन की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल बहुत ही कम समय में कई बेंचमार्क इसने सेट किए हैं। 20 अरब से अधिक की वैल्यू के साथ आज सिग्नेचर ग्लोबल देश के टॉप 10 लिस्टेड डेवलपर्स में शुमार हो चुकी है। कंपनी ने FY21 से वित्त वर्ष 2024 तक प्री सेल्स में 62% CAGR के साथ हाउसिंग सेक्टर में नए मुकाम तय किए हैं। कंपनी अब प्रीमियम सेगमेंट में फोकस कर रही है। कंपनी का मौजूदा जो हाल है, जो मौजूदा स्थिति है और फ्यूचर प्लान क्या है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदीप अग्रवाल, फाउंडर एंड चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल। तो प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल मेरा ये होगा कि सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने IPO के बाद से इनक्रेडिबल ग्रोथ हासिल की है। इस पूरे अचीवमेंट में जो फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं जिसने इस पूरे अचीवमेंट को साथ दिया है, उस पर बात करिए, उस पर बताइए। आप ये देखिए कि IPO के बाद जिस तरीके का लोगों में ट्रस्ट आया है, जो भी हमारे निवेशक हैं या हमारे ग्राहक हैं, उन दोनों की अगर मैं बात करूं तो एक डिफरेंट तरीके का आप देखें तो वे नजर आया है, जिसके अंदर लगभग जैसा आपने बताया कि लगभग 250% का रिटर्न भी जो हमारे निवेशक थे उनको मिला है। और यही बात रियल एस्टेट मार्केट में भी है। जिन लोगों ने अपने घर खरीदे हैं, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो या मिड इनकम सेगमेंट हो या प्रीमियम सेगमेंट हो, सब में आज वो कुछ ना कुछ पैसा अर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास करके ऐसे प्रोजेक्ट जिनको हम 2020 या 21 में डिलीवर कर चुके हैं, उनमें तो एक काफी बड़ा रिटर्न वो कहीं ना कहीं बना चुके हैं। इवन अगर वो अपने घर में रह भी रहे हैं तो उनकी एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन हुई है। किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए या किसी भी ऐसी कंपनी के लिए जो दिल्ली NCR से हो और लगभग 17 साल के बाद IPO करने वाली पहली कंपनी दिल्ली NCR से थी, उसके ऊपर निवेशकों का इतना बड़ा भरोसा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो आज तक हम यहां पहुंचे। प्रदीप जी, 1 साल हो चुका है आपको लिस्ट हुए। सिग्नेचर ग्लोबल का शेयर परफॉर्मेंस शानदार रहा है। पिछले वर्ष में आपने 250% की तेजी दिखाई है। क्या स्ट्रेटेजी रही इसके पीछे जिसका असर शेयर्स पर देखने को मिला है? देखिए, मुझे बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी समझ में आती है कि आप अपना कंसंट्रेशन अपने प्रोडक्ट पर रखिए। जो आपका कस्टमर है उसकी जो नीड है उसको अंडरस्टैंड करिए, मार्केट की नीड को अंडरस्टैंड करिए, बजाय इसके कि आप इस एस्पिरेशन में कि आप बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च करें। इसकी बजाय ये होना चाहिए कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करें। आप ये देखिए, अगर पिछले 4 साल की बात करें 2021 से लेकर 2024 तक, तो लगभग 62% से के CAGR से ज्यादा हमने ग्रोथ की है इसके अंदर से, प्री सेल नंबर के अंदर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बताती हैं कंपनी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। कंपनी जो टीम है दिन रात मेहनत करते हुए, एक जो कस्टमर है जिसने बहुत फेथ किया है, ट्रस्ट किया है कंपनी के ऊपर, केवल उसी फोकस पर लगी हुई है। प्रदीप जी, सेगमेंट वाइज अगर हम समझना चाहें तो कंपनी का फोकस कहां रहने वाला है? अफोर्डेबल और प्रीमियम का रेशियो कैसा रहेगा आने वाले समय में? दीपक जी, देखिए, अफोर्डेबल जो सेगमेंट है वो हमारे दिल के करीब है। हमने बहुत बड़ा काम उसके अंदर किया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त गुरुग्राम में लैंड के जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है।
ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग के और प्रोजेक्ट लाना कंपनी के लिए अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इवन दो अपॉर्चुनिटी हमेशा हम देखते रहते हैं। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो मिड इनकम हाउसिंग पर है और जो प्रीमियम हाउसिंग है उसके ऊपर है, क्योंकि जहां टिकट साइज 1.5 करोड़ रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए का जो टिकट साइज है उसके अंदर जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है। इस वजह से हम लोगों ने अपना जो लक्ष्य बनाया है आने वाले सालों का, यही बनाया है कि इन्हीं दोनों सेगमेंट के ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस करें। सिटी वाइज फोकस एनसीआर पर ही रहने वाला है या फिर अन्य शहरों में भी संभावनाएं देख रहे हैं? दीपक जी बिल्कुल ठीक कहा, जो हमारा मेन फोकस एरिया है वो दिल्ली एनसीआर ही है। अभी तक अगर माइक्रो मार्केट की बात करें तो गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम में हमारे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ प्रोजेक्ट्स हम आपको नोएडा मार्केट में भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वहां भी डिमांड की सेम सिचुएशन है, सप्लाई कंस्ट्रेंट है। तो ऐसे में हमें नोएडा मार्केट में काफी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। आने वाले वक्त में आपको वहां पर भी हम प्रोजेक्ट एक्वायर करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप बात करें और किसी सिटी की, तो मुझे लगता है शायद अभी हमारे लिए वो सिचुएशन नहीं है कि हम दिल्ली एनसीआर से बाहर जाकर काम करें। बिल्कुल, यानी आपका फोकस साफ तौर पर फिलहाल प्रीमियम सेगमेंट और एनसीआर में ही दिख रहा है, यानी आप यहीं पर संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमसे बात करने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बिजनेस के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।